हेलो एवरीवन। हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू टू ऑल? आई होप सो आप अच्छे होंगे। टुडे इन दिस क्लास, दिस इज द क्लास 7th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। अगर आपने रीड नहीं किया है तो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके कठिन शब्द करेंगे, देन उसके बाद इस कविता के अर्थ को समझेंगे कि किस प्रकार एक मैथिली शरण गुप्त ने माँ कह एक कहानी, बहुत ही सुंदर कविता रची है। इसमें एक स्टोरी टेलिंग के तरफ की ओर ले जा रहे हैं कि इसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कविता के माध्यम से। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं कठिन शब्द। सबसे पहले जो है हमें अर्थ दे रखा है कहा। कहा मतलब होता है बोल। कहानी, कहानी आप सभी को पता है, रोज सुनते हो कथा और किस्सा। नानी, नानी यानी माँ की माँ। आपको पता है आपकी मम्मी की जो मम्मी होगी वो आपकी क्या लगेगी? नानी। तो इसमें सभी को पता है, 7th क्लास के बच्चों को इतनी नॉलेज होती है। एंड चेटी, चेटी मतलब चीटी की बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे बाल भाव से चीटी कहते हैं। चीटी मतलब होता है दासी। एक तरीके से यहाँ पे दासी भी अर्थ हो सकता है और चीटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों ही अर्थ लेके चलेंगे। आगे है लेटी ही लेटी। लेटी मतलब वो लेटा हुआ है, इसका बेटा जिसका नाम राहुल है इस कहानी में, मतलब इस कविता में लेटे हुए लेट कर वो अपनी बात बोल रहा है। लेटी ही लेटी। राजा नानी यानी राज्य करने वाले राजा या रानी की बात हो रही है। हठी मतलब होता है जिद्दी। मान धन, मान धन का मतलब होता है मान यानी सम्मान, यानी कि जो प्रिय बच्चा हो उसको हम मान धन भी कहते हैं, जो आप घर में सभी से सभी जो बच्चे प्रिय होते हैं। तात मतलब होता है प्रिय। आगे है भ्रमण। भ्रमण मतलब होता है टहलना, घूमना। ठीक है, नेक्स्ट है उपवन। उपवन आप सभी को पता है, ये वन, उपवन, सुंदर बाग, इसकी बात हो रही है। सुरभि मतलब होता है सुगंध या खुशबू जो आती है उसकी। मनमानी मतलब जो अपनी इच्छा से कार्य करे। सुरभि मनमानी मतलब जहाँ पे बहती हुई सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है, तो वो कैसी लगती है? स्वच्छंदता के रूप में लगती है। स्वच्छंदता मतलब होता है, यहाँ पर सुगंध का मतलब दो तरीके से बताया गया सुरभि का, एक खुशबू और एक सुगंध। तो खुशबू जब आती है तो वो कैसी लगती है? हमारे को बहुत ही अच्छी लगती है और चारों तरफ वो फैली हुई रहती है। वर्ण, वन मतलब अनेक रंगों की बात हो रही है। झलमल चमकदार या चमकते हुए झिलमिल है। हिम बूंदे मतलब होता है ओस की बूंद होता है। झीले मतलब चमके। झोंके मतलब हवा के झोंके या लहरें। हिले मिले, हिले मिले मतलब हिल मिल जुल कर रहती है। लहराता मतलब लहराता या मारता हुआ आगे निकलता है। मतलब लहराना मतलब लहरें जो है एक दूसरे से टकराकर आगे की ओर बढ़ती है। शब्द वही है, पानी लहराता है, सरल शब्द है। खग मतलब होता है पक्षी। कलकल स्वर मीठे मीठे स्वर। हंस मतलब होता है सफ़ेद जल पक्षी होता है, आपने देखा होगा हंस सफ़ेद रंग का होता है। और यहाँ पे है विद्या। विद्या मतलब घायल, वो घायल हो चुका है। शरशर, खरशर मतलब होता है बाण या तीर। पक्ष की हानि, पक्ष की हानि मतलब होता है यहाँ पे पक्षी की हानि को नुकसान पहुँचाने का मतलब है। करुणा मतलब दया, संवेदना, सहानुभूति। और चौकत है चकित होना। अखेतक मतलब शिकारी। लक्ष्य सिद्ध करना, लक्ष्य मतलब साधना, निशाने पर कोई चीज़ साधी जा रही है। मनमानी मतलब मनमानी करना, ये गर्व करने वाला। कोमल मतलब नरम। कोमल का अर्थ होता है यहाँ पे नरम या भावुक। कोमल का अर्थ क्या है? यहाँ पे नरम या भावुक है। आगे कह रहे हैं कठिन। कठिन का अर्थ है यहाँ पे कठोर या दृढ़। आहत का अच्छा घायल। रक्षी, रक्षी मतलब रक्षा करने वाला। रक्षा करने वाला जो उस पक्षी की रक्षा करेगा, वो कहा हम कविता में समझेंगे। नग, खग भक्षी। खग मतलब होता है पक्षी, भक्षी मतलब पक्षी को खाने वाला, खग भक्षी कहलाता है। ये एक तरीके से वाक्यांश के लिए एक शब्द है। हट मतलब जिद्दी। ठानी मतलब निश्चय करना। कठिन शब्द में हट और कहानी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। विवाद मतलब झगड़ा या बहस करना। सदेह या निर्दय, दयालु या लोचक, संभवतः शुद्ध, सदन या निर्देतक हो सकता है। जो एक अच्छा भी होगा, एक दो तरीके के लोग होते हैं आपको पता है, एक दयालु करने वाले, एक आलोचक, निर्दयनीय करने वाले, मतलब उसकी आलोचना करने वाले, उसके बारे में बुला भला कहने वाले। उभय मतलब दोनों पक्ष। अग्राही मतलब आग्रह करने वाला। ये इसमें कौन सा समास होगा ये भी मुझे बताना कमेंट्स बॉक्स में या लाइक करना। स्वविषय अपने मत या विषय पर वो देना। न्याय, न्याय का मतलब होता है अदालत। जानी मतलब समझी। व्यापक मतलब दूर दूर तक फैली हुई। निर्णय मतलब फैसला। निडर मतलब निडर। निर्भय मतलब निडर, किसी से डरना नहीं। बानी मतलब होता है वाणी या आवाज़। शब्द बानी
और कहानी सरल है। निरपराध, निरपराध जिसमें किसी ने अपराध ना किया हो। उबरे मतलब बचा रही। रक्षा मतलब रक्षा करने वाला। भक्षा मतलब जो खाने वाला, चीज़ों को नाशक होता है। वारे मतलब होता है सौंपना या बलिदान करना। दया मतलब करुणा। दानी मतलब दान देने वाला। और गुणी मतलब जिसके अर्थ को समझे, जो गुणी हो, ज्ञानवान हो, ज्ञानी हो, जिसको हर चीज़ मालूम हो। तो ये सारे अर्थ है, और ये सारे अर्थ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। आगे हम कविता डिस्कस करते हैं। माँ कह एक कहानी, मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। माँ मतलब जैसे उसकी खुद मैथिली शरण ने कोई कविता लिखी है तो उसके बारे में इमेजिनेशन भी करा है, ये कल्पना भी करी है कि माँ कह एक कहानी, यानी एक बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। कह मतलब अपनी कहानी अपने वाक्य के आधार पर, यानी अपने मुँह से, अपने वाच्य के आधार पर, या अपने बोल सकते हैं वाक्य के आधार पर बोलो और कहानी सुनाओ। आगे क्या कहते हैं, मैथिली शरण ने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। फर्स्ट लाइन को आराम आराम से पढ़ेंगे ताकि इजीली आपको समझ में आए। ये स्टोरी है, एक तरीके से कविता के माध्यम से दी गई है। माँ कह कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। बेटा जिद कर रहा है अपनी माँ से कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। अब उसकी माँ कह रही है तूने क्या मुझे अपनी नानी समझ रखा है। जो नानी होती है आपको पता है, नानी दादा दादी ये सब कहीं ना कहीं, नाना नानी सब कहानी सुनाते हैं छोटी छोटी, तो उसके बारे में वो एक्सप्लेन कर रही है। क्या तूने अब मुझे अपनी माँ को, वो बेटा अपनी माँ को वो कहता है, अपनी माँ के लिए कहती है कि क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है, जो कहानी सुनाने की जिद कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चे की हट और माँ की प्यार का वर्णन किया गया है या बताया गया है कि किस तरीके से माँ बेटे का क्या रिलेशन, क्या संबंध, प्यार का, सहायता का, या फिर हट का, ये किससे हट कर सकता है, ये कहानी में बताया गया है। तो आगे कह रहे हैं, हम इसकी कहानी की दो दो लाइन पढ़ेंगे और फिर हम डिटेल में भी देखेंगे कि एक्सप्लेन, ताकि आपको इजीली समझ में और आ जाए। ठीक है। कहती है मुझसे यह चेटी। कहती है, चेटी मतलब दो अर्थ में लिया गया है। कहती है मुझसे यह चेटी, चेटी तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेती ही लेती। यहाँ पे बच्चा से राहुल जो लेटा हुआ है और आराम से लेटे हुए क्या कहता है, वो कहता है कि मुझसे ये चेटी, यानी ये मुझसे ये चीटियाँ। चेटी मतलब दो अर्थ में, चेटी या मुझसे ये दासियाँ कहती हैं। क्या कहती हैं, तू मेरे नानी की बेटी, यानी कि तू तो अपनी माँ की नानी की बेटी है, यानी नानी की बेटी है तू तो। ना अपनी माँ को कहता है कि माँ तू तो नानी की बेटी है, तू मेरी नानी की बेटी, यानी कि तू तो मेरी नानी की बेटी है। कह माँ कह लेती लेटी, लेटी लेटी मतलब वो लेट लेट कर आराम से लेटा हुआ है और ये बात कह रहा है अपनी माँ से कि माँ ये जो चींटियाँ हैं, ये जो चींटियाँ हैं, ये जो दासियाँ हैं, जो राजा महाराजा की होती है जो दासियाँ हैं, ये दासियाँ मुझसे कहती है कि तू तो नानी की बेटी है। और वो लेटे लेटे कहता है अच्छा माँ आज मुझे कहानी सुनाओ। ठीक है, ये दो लाइन है, तीसरी लाइन और समझते हैं। अब वो कह रहा है कि कौन सी कहानी सुनानी है। ठीक है, हम कहानी की डिस्कस करते हैं। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी, यानी कि उसने कहा है मुझे ऐसी कहानी सुनाओ। वो लेटे लेटे बोल रहा है अपनी माँ को कि माँ जिसमें एक राजा हो और एक रानी हो, एक राजा हो एक रानी हो, उसकी कहानी मुझे आज सुनाओ। वो जिद पे अड़ गया है कि माँ मुझे तो आज आपसे कहानी सुननी है, वो कहानी जिसमें एक राजा हो एक रानी हो और आप तो नानी की बेटी हो। और आप तो आपको नानी की बेटी हो, तो कहने का अभिप्राय यहाँ पे दो है कि वो आप तो सुना सकते हो कहानी। जब रानी मुझे सुनाती थी, अपने आपको सुनाती होगी, तो मुझे भी सुनाओ आप ऐसी ही कहानी जैसे नानी सुनाती है। तो यहाँ पे हम इसका अर्थ और समझ लेते हैं, फिर इस चारों लाइन का डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब आगे क्या कह रहा है, तू है हटी। अब माँ की और बेटे की प्रेम वात्सलता, इसमें बोलते हैं ना वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का मतलब होता है जहाँ पे प्रेम का अथास होता है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रेम की इतनी, माँ और बेटे के प्रेम का एक हट योग भी आया हुआ है, एक एक जिदपन भी आया हुआ है, या हम कह सकते हैं एक प्यार भी आया है। एक दूसरे के बीच में कितनी वात्सलता है उसके बारे में बता रहे हैं। तू है हटी मान धन मेरी, मतलब तू तो बहुत जिद्दी है। हटी मतलब होता है जिद्दी है,
मानधर, मेरा प्रिय बेटा। मतलब एक होता है ना कि माँ का एक बेटा होता है और सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, तो उसी के बारे में बोल रहे हैं। तू है हठी मानधर मेरे, यानी कि तू तो बहुत जिद्दी है मेरे प्रिय बेटा। सुन, अब कहती है सुन, उपवन में बड़े सवेरे तात भवन करते तेरे। एक उपवन है, उपवन का मतलब बाग बगीचा आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा, जहाँ पे पेड़ होते हैं बहुत सारे, अपने पार्क गए होंगे तो वहाँ पे बाग बगीचे की बात हो रही है। उपवन में बड़े सवेरे, उपवन में बड़े सवेरे तात भवन करते थे तेरे। अब तेरे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे उसके पिता की बात हो रही है जो सिद्धार्थ है। और वो क्या करते थे, एक दिन उन्होंने बोला कि एक दिन वह सवेरे सवेरे बाग बगीचे में जाकर भ्रमण करने लगे। तात मतलब यहाँ पे पिता के लिए आया है, भ्रमण मतलब सैर करने की ओर चल दिए। अब कहाँ चले वो, अब कहानी सुनाने स्टार्ट करी है उसकी माँ ने कि अब वो कह रही है कि तेरे 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 मतलब तुम्हारे पिता, तात मतलब पिता, पिता का नाम है सिद्धार्थ, यानी कि राहुल के पिता की सिद्धार्थ जी एक दिन उपवन में, बड़े उपवन में बहुत ही सुबह सुबह, बड़े मतलब होता है सुबह सुबह, सुबह के समय सैर के लिए निकल पड़े। आगे इसका अर्थ समझते हैं। ये देखिए डिटेल में। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने को कहता है। माँ हंसते हुए पूछती है क्या वह उसे अपनी नानी समझने लगा है। यह माँ बेटे के प्यार को दिखाती है। अगली लाइन में हमने पढ़ा था, कहती है मुझसे यह चेती तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेते लेते राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। राहुल कहता है जो एक बच्चा है, और दासी, दासी मतलब यहाँ पे दो अर्थ लिया था, एक चींटी से कहता है, और दासी यहाँ पे जो महल में रहती है, दासी काम करती है, उनके बारे में कही जा रही है। दासी मुझसे कहती है माँ नानी की बेटी है ना। और राहुल लेटे लेटे बार बार जिद करता है कहानी सुनाओ, राजा और रानी की बात हो। आगे, तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भमर करते जहाँ जहाँ सुरभि मनमानी। सुरभि मनमानी वाली लाइन नेक्स्ट में आएगी, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें। तू है हटी, तू है मतलब तू, तो माँ बेटे को समझाती है कि तू बहुत जिद्दी है। फिर वह उपवन बगीचन का वर्णन करती है जहाँ उसके पिता सुबह सैर किया करते थे। उस, अब यहाँ पे तेरी जहाँ, तेरे जहाँ का मतलब तेरे पिता, पिता की बात हो रही है। सुरभि मनमानी, सुरभि मतलब होता है सुगंध, खुशबू। मनमानी, मनमानी मतलब जहाँ पे बिखेरी हो, लहर रही हो, लहरती हो, बिखरी हो। ठीक है, वो कहते हैं उसके उपवन में सैर करते थे। उस उपवन में फूल लगे हुए होते हैं, उपवन में आप सभी को पता है, तो फूलों की सुगंध जो होती है बिखरी हुई रहती है। सुरभि मनमानी का मतलब उस सुगंध ऐसी लगती है जो चारों तरफ फैली हुई लगती है। मनमानी मतलब बहुत ज़्यादा खुशबू फैलती रहती है, बिखरी हुई लगती है। ठीक है, इतना अर्थ हमने समझ लिया। आगे हमने समझा था, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ कहाँ, हाँ माँ यही कहानी। कहने का अभिप्राय है उस बगीचे में इतने सारे पेड़ पौधे फूल लगे हुए हैं, तो उस फूल की सुगंध, सुरभि मतलब सुगंध, चारों तरफ बिखरी हुई लग रही है, यानी कि सुगंध चारों तरफ सुगंधित हो रही है, ये कह सकते हैं। उसने एक ही लाइन को दो बार रिपीट करा है, तो वही बात है कि चारों तरफ खुशबू फैल रही है जिसकी सुगंध से सारे ही सुगंधित हो रहे हैं, या कह सकते हैं जिसकी खुशबू से चारों तरफ बिखर रही है, जिसकी खुशबू चारों ओर बिखर रही है। यहाँ दृश्य दे रखा है ना, तो यहाँ पे जो पेड़ का दृश्य, वही चीज़ कहने का अभिप्राय है कि इस पेड़ के अंदर से जो फूल लगे हुए हैं और यही फूल आपको सुगंधित कर रहे हैं। हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ मैं यही कहानी सुनना चाहता हूँ। अब वो सुना रही है। ठीक है, वन वन के फूल खिले हैं, वन वन मतलब हर रंग के फूल खिले हैं, वन वन मतलब हर एक रंग के डिफरेंट डिफरेंट कलर के फूल खिले हैं। फूल मतलब पता ही है आपको। झलमल कर हिम बिंदु झीले थे, झलमल मतलब होता है यहाँ पे झिलमिलाना, चमकना। कर हिम बिंदु, जब बारिश की ओस की बूंदें गिरती है, हिम मतलब होता है बूंद, हिम मतलब होता है बर्फ, पानी, पानी भी मान सकते हैं। हिम मतलब ओस की बूंद हो सकती है, यहाँ पे ओस की बूंद के बारे में हो रहा है। जब ये ओस की बूंद गिरती है, इस पे गिरती है फूलों पर, फूलों पर गिरती है, तो ये फूलों के जो रंग है वो चमकने लगते हैं, झमझमाने लगते हैं और खिल उठते हैं। यहाँ पे दो अर्थ एक साथ बोला गया है। वन वन के फूल खिले, यानी कि अलग अलग तरह के बगीचे में आपने देखे होंगे फूल खिले हुए हैं। झलमल कर हिम बिंदु झीले थे, झीले मतलब इस ओस की बूंद पड़ने से इस फूल भी क्या हो गया, चमक गया है, झल गया है, बिखरने लगी है। इससे क्या हो गया, खुशबू, ओस की बूंद पड़ने से उसकी खुशबू और भी ज़्यादा फैलने लगी है। ठीक है, हल्के झोंके हिले हिले थे, और जैसे ही हल्के झोंके मतलब पता ही है, और उसके साथ साथ
ये हवा का जो चलना है, हवा का जो बहाव है, उससे और भी ज़्यादा ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। कौन लगते हैं? फूलों की बात हो रही है। फूलों का मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ पर बात बताई है कि हल्के और हवा की हल्की हल्की जो लहरें बहती है, उससे और भी ज़्यादा ये खुशबू जो है वो चारों तरफ ऐसी फैल गई है कि और भी ज़्यादा सुगंधित हो गई है। आगे समझते हैं। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। अब वो उसकी माँ बोलती है कि यही कहानी, वो बेटा बोलता है अपनी माँ को कि हाँ मैं यही कहानी सुनना चाहता था, जहाँ पे पानी का लहर का मतलब होता है जहाँ पे झरने हो, पानी हो, उसकी बूंदें गिर रही हो, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू हो। लहराता था पानी, जिस जगह पर पानी की ओस की बूंदों से लहराता था यह उपवन, मुझे वही उपवन की कहानी सुननी है। आगे लाइन देख लेते हैं। गाते थे खग कलकल स्वर में, खग मतलब पक्षी की बात हो रही है। जब जहाँ वैसा उपवन होना चाहिए, मैं ऐसी कहानी सुनना चाहता हूँ कि जिस जगह पर बाग बगीचे हों, हवा चल रही हो ठंडी ठंडी, पानी हो, ओस की बूंदें गिर रही हो, और साथ ही साथ जो पक्षी है जो उड़ रहे होंगे वो एक अपनी मीठी स्वर में गाते थे खलकल। कलकल मतलब हर एक शब्द को मुंह से गाकर सुनाते होंगे, अपनी सुरीली आवाज से चहचहा रहे होंगे। सहसा एक हंस ऊपर से, अब अचानक से, सहसा मतलब होता है यहाँ पे अचानक से, सहसा एक हंस ऊपर से, हंस ऊपर से यानी कि अचानक से कहीं से उड़ता हुआ। जब एक पक्षी की बात हो रही है, खग की बात हो रही है, तो यहाँ पे उड़ता हुआ पक्षी अपनी सुरीली आवाज में आते आते एक हंस ऊपर से, यानी कि एक हंस पता ही है, या पिक्चर में मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर जिसने हंस लिया उन्होंने हाथ में ही ले रखा है हंस को, ये रहा। इस तरीके से ये उड़ता हुआ आया है ऊपर से, कहीं से उड़ता हुआ सहसा अचानक आ गया। गिरा बद होकर खरशर से, मतलब वो अचानक ही कैसे हुआ, कहीं जख्मी हो गया वो। जब उड़ता हुआ पक्षी कुछ उड़ता है और अचानक से वह नीचे की तरफ गिर जाता है, तो क्या होता है? बद होकर, बद मतलब बेहोश होकर एकदम से आकर नीचे की तरफ गिर गया, एकदम से शरखर हो गया, शिकारी हो गया। अब यहाँ पे एक अर्थ समझ लेते हैं ताकि आपको इजीली और समझ। आगे जो हमने लाइन पढ़ी थी, जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ हाँ माँ यही कहानी। राहुल खुश होकर कहता है, हाँ हाँ माँ यही कहानी सुनाओ, जो बाग बगीचे में खुशबू थी, जिसमें बगीचे में बहुत ही सारा खुशबू थी। वन वन के फूल खिले थे, झलमल का हिम बिंदु खिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था यह पानी। माँ बताती है कि इसी बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे, ओस की बूंद चमक रही थी, हवा हल्की हल्की बह रही थी, पास में ही पानी की लहरें भी थी। यह बगीचे का सुंदरता को दर्शाता है। आगे कहती है, लहराता था पानी, हाँ हाँ माँ यही कहानी। वह फिर खुश होकर प्रसन्न होकर राहुल कहता है, हाँ हाँ माँ यही कहानी सुनाओ, जिसमें पानी लहराता रहा हो। आगे कह रहे हैं, गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद होकर खर पर पक्षी हुई पक्षी की हानि। माँ बताती है कि वह पक्षी मीठे स्वर में गाना गा रहे थे, और तभी अचानक एक सहसा ऊपर से घायल होकर नीचे आकर गिर पड़ा, और उसको क्या लगी थी? पक्ष की हानि। यहाँ पे पक्ष की हानि का मतलब है उसको तीर का है, पक्ष की हानि। पक्ष मतलब यहाँ पे तीर की बात हुई है। तीर आपको पता ही है, बाण से जब तीर छोड़ा जाता है तो उसकी बात हुई है, तो उसे तीर से चोट लगी थी। इस लाइन को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? आगे पढ़ते हैं। आगे है, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। यानी कि जो हंस ऊपर से अचानक आकर नीचे धरती पर गिर गया था, उसको क्या हुआ था? पक्षी यानी उसको तीर लग गया था। तीर के कारण वह अचानक ही जख्मी हो गया और नीचे की तरफ उड़ते हुए नील के गिर गया, और उसकी क्या हो गई? चोट लग गई, यानी कि उसे हानि हो गई। करुणा भरी कहानी। माँ यह कहानी एक ऐसी रस मतलब जैसे करुणा भरी, संवेदनाशील, या फिर हमें किसी पे दया होती है, जैसे बहुत ही इमोशनल कहानी बोल सकते हैं, उसके बारे में बात की गई है। चौक उन्होंने उसे उठाया। अब किसने देखा? जो कौन गया था भ्रमण करने? राहुल के पिता गए थे, सिद्धार्थ। अब वो कह रहे हैं कि चौक उन्होंने उसे उठाया। चौक, वो एक अचानक से, वो जब कोई चीज गिरती है तो हम अचानक से डर जाते हैं, तो उसने कहा चौक, और उसने देखा कि हंस जो है वो जख्मी पड़ा है, और उन्होंने अचानक से उसको उठा लिया। नया जन्म उसने पाया, यानी कि
उसने क्या किया था, धरती पर आकर जन्म, उसने जन्म लिया होगा अचानक से, और नीचे उसको चोट लगी और वो अचानक से गिर गया। क्या आया, उसने पाया। अब उसने जिस चीज़ को, हम अगर मान लीजिए आपने पक्षी देखा होगा और वो पक्षी गिर जाता है और अचानक किसी बंदे ने उसे उठाकर उसको जीवित करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते हैं या कुछ ना कुछ चीज़ लेते हैं जिससे वो ठीक हो जाता है, तो उसने कहने का अभिप्राय है उसने अब नया जीवन पाया है। अब क्या कहते हैं, जिसने उसको शिकार किया, जिसने इसको तीर मारा, उसकी बात हो रही है। इतने अखेर तक आया। अब जिसने तो उठा लिया उसकी जान बचाने के लिए, तो सिद्धार्थ जी जो इसमें हैं उन्होंने तो बचा लिया उसको उठाने के लिए। अब उसने कहते हैं इतने में अखेर तक आया, जिसने उसकी शिकार किया था वो आ गया। अखेर तक मतलब यहाँ पे शिकारी की बात हो रही है, तो शिकारी अचानक से वहाँ पर आ गया। अब क्या हुआ, उसने अचानक से आया, लक्ष्य सिद्धि, सिद्धि का मानी, यानी कि उसने कहा कि ये जो हंस है ये मेरी क्या है, मैंने इसका क्या करी है, शिकार किया है और यह मेरा है, इसने मैंने इसकी प्राप्ति की है। सिद्धि मतलब होता है हमें किसी चीज़ को मारकर उसको प्राप्त करना चाहते हैं, शिकारी ऐसी करते हैं, शिकार कर कर अपनी चीज़ों को लेना चाहते हैं। तो वो उसके पास आ गया था सिद्धार्थ के पास, लेकिन शिकारी कह रहा था ये तो मेरा शिकार है, मैंने शिकार किया है, तो मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। वो जिद कर रहा था, मान रहा था। कोमल कठिन कहानी, यानी कि ये दोनों ही कोमल भी है कि एक तरफ सिद्धार्थ जी जो उसकी जान बचाने के लिए करुणा हृदय लेके आए हैं, और एक तरफ एक शिकारी है कि किस तरीके से कोमल हृदय हो, एक कोमल हृदय है और एक इतना कठोर है, कर्कश है। शिकार कैसे होते हैं, शिकारी करते हैं तो कितनी कठोर दिल के होते हैं। तो इस कहानी को सुनकर सिद्धार्थ कहता है कि यहाँ पे एक भगवान जो पिता थे उन्होंने कितनी कोमलता दिखाई, कितनी करुणा दिखाई है, लेकिन दूसरी तरफ जो शिकारी है जो इतने कठोर दिल का है, निर्दयी है कि एक पक्षी को मारकर वो उसको लेना चाहता है और अपने लक्ष्य सिद्ध करना चाहता है। अब जिद हो रही है, इनकी आपस में बहस होगी। क्या कहते हैं, अब देखिए, मांगा उसने आहत पक्षी, किसने मांगा था, शिकारी ने मांगा। मांगा आहत पक्षी मतलब वो जो जख्मी हो गया है, उसने कहा ये शिकारी ये मुझे दे दो, ये मेरा पक्षी है। तेरे तात किंतु ना रक्षी, वो कहते हैं उसके तेरे तात मतलब कहते हैं उसके पिताजी कहते हैं तेरे पास नहीं दूंगा, तू इसकी रक्षा नहीं करने वाला। क्या करा, मैं इसकी रक्षा करूंगा। वो कहता है मैं तेरे तात, यानी कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। तब उसने कहा, जो था गग भक्षी, यानी कि जो शिकारी था वो पूरा का पूरा पक्षी को ले जाने का, न खग भक्षी मतलब पक्षी को खाने वाला या मारने वाला, पक्षी को खर भक्षी मतलब खाने वाला या मारने वाला है। तुमने इसको मारा है, यह मेरा है, यह मैंने इसकी हत्या की है, मैंने इसका शिकार किया है, तो यह पक्षी मेरा है। लेकिन सिद्धार्थ कहता है नहीं, मैं इसकी रक्षा करने वाला हूँ। एक तरफ रक्षा की बात हो रही है, एक तरफ उसकी भक्षक की बात हो रही है, यानी कि उसकी रक्षा ना करने वाले की। तो दोनों के बीच में आपस पे हट होती है, जिद होती है। आगे कह रहे हैं हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, तुम हट मत करो, जिद मत करो, जिद मत करो। वो आपस में एक दूसरे से हट करते हैं कि यह मैंने इसकी रक्षा करी है, मेरा है, नहीं मैं इसका शिकार किया है, मैं इसको मतलब हर नग भक्षी जो होते हैं वो शिकारी करते हैं, तो मैंने इसका शिकार करा है, यह मेरा है। तो आपस में इनकी बातें चल रही है। आगे बढ़ी कहानी, यानी कि आगे कहानी आगे की ओर बढ़ती है। हम इतना समझ लेते हैं इसका भावार्थ। आगे कह रहे हैं, हुआ पक्ष की हानि करुणा भर गई। राहुल बहुत दुखी होकर कहता है हंस को चोट लग गई है, यह तो बहुत करुणा भरी कहानी है माँ। चौक उठा उसने उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में अखेकटक का आया, लक्ष्य सिद्धि का माना, लक्ष्य सिद्धि का मानी। माँ बताती है उसने तुरंत पिता के तुरंत पिता ने उस घायल हंस को उठाया और उसकी जान बचाई। जान बचाई मतलब वो तो मारना चाहता था शिकारी, तो उसने जान बचाई। तभी शिकारी आया, हंस को मारने का दावा किया। उसने कहा कि यह हंस को मैं मारना चाहता हूँ, अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हूँ, ये हंस मुझे दे दो। लक्ष्य सिद्ध का मानी कोमल कठिन कहानी। राहुल कहता है ये कहानी तो बहुत ही कोमल है, इमोशनल है और बहुत कठोर भी है। वास्तविकता का मेल है कि कोमल है या कठोर है, वो दोनों में ही सोच रहा है, बोल रहा है। माँ मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात मगर थे रक्षी। तब उसने जो था गर्भक्षी हट करने की ठानी। शिकारी जो था उसने कहा कि हंस को मांगता है, और उसने राहुल के पिता जो इसकी रक्षा करने को तैयार रहते हैं, और शिकारी जिद पर अड़ जाता है कि यह पक्षी मेरा है। आगे कह रहे हैं हट करनी की हट हट ठानी। अब बड़ी चली ये कहानी। राहुल जी उत्साहित होकर कहते हैं वाह, अब तो कहानी और भी ज़्यादा रोचक हो गई है, क्योंकि शिकारी और
और उसके पिता जो थे सिद्धार्थ, उनके बारे में हट हो गई है, जिद्दी हो गए। तो बच्चे को ऐसी कहानी सुनने में ललायत लगता है, तो इसलिए कह रहे हैं। आगे हम इसका सारांश समझ। आगे है, हुआ विवाद सदे और निदय में, यानी कि एक था जिसके मन में दया थी, सहानुभूति थी, करुणा थी, और दूसरे में कठोरता थी, निष्कर्षता थी और निर्दयता थी। निर्दयता मतलब होता है जिसमें दया ना होना, और सदैव मतलब होता है जिसमें दया भावना होती है। तो यहाँ पे दो अर्थ मिली है, दोनों में विवाद हो गया था। उभय अग्राही थे स्वयं विषय में, वो खुद ही समझ नहीं पा रहे थे कि किसके न्याय हो, कि वो हंस किसको दिया जाए, जो रक्षा करने वाला है और जो शिकार करने वाला है, जिसने शिकार किया था, जिसने उसको चोट पहुंचाई थी, जिसने उसको मारा था। गई बात तब न्यायालय में। अब यह न्यायालय, ये बात तो समझ नहीं पा रहे थे, अर्थ नहीं हो रहा था कि किसको मिलेगा ये हंस, जिसने रक्षा की है उसके पास रहेगा या जिसने। अब वो जाके सीधा न्यायालय में चले गए जहाँ पर यह फैसला होना था। आगे देखिए, गई बात न्यायालय में सुनी सभी ने जानी, यानी अब ये बात कहाँ चलेगी, राजा के राजवंश में चली गई, जहाँ पे न्याय होता है वहाँ पे न्यायालय होगा कि ये बात सभी ने सुनी, सभी को सुनाई गई। सुनी सभी ने जानी, और सुनकर सबने जानी, प्रश्न किए कि क्या होगा। व्यापक हुई कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई ये कहानी और भी ज़्यादा, कि अब आगे क्या होगा। अब राहुल जो है वो अपने मन में यह सोच रहा है कि अब इस कहानी में आगे क्या होगा, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अब इस कहानी की जो सभी कहानी सुन ली है हमने, अब इसमें क्या निर्णय ले लिया जाएगा, किसको न्याय मिलेगा, तो उसके बारे में बात हो रही है। राहुल तू निर्णय कर किसका। अब वो उसकी माँ उसकी बहुत बोलती है, जो कहानी सुना रही है उसकी माँ अपने बेटे को बोलती है कि राहुल अब तू इसमें बता कि इसमें निर्णय क्या लिया जाएगा, मतलब किसको मिलेगा न्याय, कि रक्षा करने वाले को, और जिसने मारा है भक्षक उसको मिलेगा। न्याय पक्ष लेता किसका। अब न्याय वो कह रही है, उसकी माँ अपने बेटे को कहती है तू मुझे बता कि न्याय किसका पक्ष लेगा। कह दे निर्दयी या कह जय हो जिसका। कह रहे हैं कि कह दे निर्दयी, अब कह रहे हैं कि उसके बारे में कह दे जो निर्दयी है, जिसने इसकी रक्षा करी है उसकी जय होगी, या जिसने इसकी मारा है उसकी जय होगी। तो दोनों का कंफ्यूजन है। आगे वो उसको पूछती है इसकी माँ, सुन ले मेरी वाणी। अब कहती है माँ, कहती है सुन मेरी बात। सुन मेरी वाणी का मतलब होता है वाणी से, अपनी वाणी से बोलती है कि सुन मेरी बात, सुन मेरी कहानी। माँ मेरी क्या बानी। माँ कहती है कि मेरी बात तू सुन। अब वो अपनी माँ को बोलती है, वो तो सुन तू मेरी बानी, यानी कि वो माँ अपने बेटे को बोलती है तू मेरी बात सुन, और सुन मैं सुन रहा हूँ कहानी। अब वो बेटा बोलता है कि माँ मैं तुम्हारी बात भी सुन रहा हूँ, तुम्हारी कहानी भी सुन रहा हूँ। और अब बताता है कि क्या बताती है वो, आगे कह रही है कोई निरपराध को मारे, यानी कि जिसने बिना किसी सोचे समझे, निरपराध का मतलब होता है जिसने बिना किसी धारणा से या बिना किसी चीज से उस पक्षी को बिना अपराध किए मार दिया है, तो क्यों न अन्य उसे ना उबारे। मतलब अन्य मतलब यहाँ पे कहने का अभिप्राय है कि उसे इस जो उपाय है, जो वो कह रहे हैं कि कोई ना उसको उबारे, यानी कि उसकी कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है, तो मैं क्यों ना इसकी रक्षा करूं। यानी कि वो सिद्धार्थ जी कहते हैं कि सबने इसको मारना चाहा, तो मैं क्यों रक्षा करूं, क्यों ना इसको बचाऊं। रक्षा पर भक्षा को वारे। अब जो रक्षा करने वाला है वो भक्षक को ही मार रहा है, यानी कि अब वो कह रहा है कि जो रक्षा कर रहा है, जो रक्षा कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, राहुल के पिता थे जो उसकी रक्षा कर रहे थे, अब वो भक्षक को ही वारे, भक्षक पर ही भावी हो गया है, भारी हो गया है। न्याय दया का दानी, यानी कि जिसने उसकी रक्षा करी थी उसको ही न्याय मिलेगा और मिल रहा है। न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी, यानी कि उसकी माँ बोलती है कि न्याय न्याय उसी को मिला जिसने उसकी रक्षा करी, जिसने उस पर दया दिखाई, जिसने उसकी जो भावना है, जो कोमल भावना है, उसी को ही यहाँ पे न्याय दिया। तो गुनी कहानी, और यह कहानी और भी ज़्यादा गुणवान्वित हो गई है, 10 गुना बढ़ गई है। मैथिली शरण गुप्त ने यह कहानी लिखी थी। हम इसका भावार्थ समझ लेते हैं और डिटेल में। आगे है, हुआ विवाद सहृदय निदय में उभय अग्रह स्वविषय में, गई बात तब न्यायालय में सुना सभी ने जानी। माँ कहती है, माँ बताती है कि दयालु पिता यानी कि उसके खुद के पिता और निर्दयी शिकारी के बीच में बढ़ गया विवाद, आपस में बातचीत हो गई, दोनों अपने पक्ष पर अड़ रहे थे, अंत में मामला न्यायालय पर पहुंच गया। इतना हमने समझा था। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई यह कहानी। राहुल जी कहते हैं
अब तो पूरी सभा में इसमें विवाद को जान लिया है, तो ये कहानी बड़ी ही और भी ज़्यादा विचित्र हो गई है, बहुत ही अच्छी हो गई है, अब बड़ी हो गई। अब बड़ी मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग हो गया है। राहुल कहते हैं, राहुल तो निर्णय कर इस न्याय पक्ष लेता किसका, कह दे निर्भय जहाँ हो जिसका, तूने सुनी मेरी बानी। आगे कह रही है, माँ राहुल से कहती है, जो मैंने आपको भी बताया था, बिना डरे बिना फैसला करे सही कौन है, हंस को मारने वाला शिकारी या उसे बचाने वाला। माँ उससे जवाब सुनना चाहती है। वो आगे कहता है, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा हूँ कहानी। माँ मेरी बात, जो राहुल कहता है कि अभी जो कहानी सुन रहा हूँ उसे निर्णय करना कठिन लग रहा है कि कौन रक्षक बचेगा या भक्षक। कोई निरपराध को मारे क्यों अन्य उसे ना रुवारे, रक्षा पर भक्षा को वारे, न्याय दया का दानी। राहुल सोच समझ कर कहता है कि अगर कोई निर्दोष को मारता है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, निर्दोष रक्षा करनी चाहिए, न्याय हमेशा दया से भरा होना चाहिए। हमेशा कहने का अभिप्राय है, जो भी गलत काम करता है हमेशा उसको ही सज़ा मिलनी चाहिए और निर्दोष को नहीं मिलनी चाहिए, यानी कि जिसने गलत काम किया उसको कभी भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये न्याय का खुद के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी। माँ पे खुश होकर कहता है कि माँ राहुल ने यही समझा है कि उसने करुणामयी कहानी को गुण अर्थ को जान लिया। गुण अर्थ मतलब कहने का अभिप्राय है कि हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, अपने अंदर दया की भावना होनी चाहिए और अपने अपने अंदर ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी पक्षी मर गया है या कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे दो अर्थ को लिया गया है, एक तरीके से कि पक्षी भी ले सकते हो या कोई भी इंसान, एक इंसान की अगर मदद करना चाहता है तो उसके अंदर सहानुभूति होनी चाहिए। अगर दूसरे ने उसने गलत करा है तो उसको उसका न्याय नहीं होना चाहिए, जबकि सही व्यक्ति को सही ढंग से न्याय मिलना चाहिए। यह अर्थ सुना समझा है। तो आई होप सो यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आई होप सो आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। ये मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है, हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बहुत ही हिंदी के बहुत ही फेमस हैं, जो कहानी लिखते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। मैथिली शरण द्वारा रचित कविता का अंश माँ यह कहानी, यह काव्य कृति यशोधरा से लिया गया, याद रखना इसे। माँ यशोधरा अपने बेटे राहुल के बीच में बातचीत हो रही है, संवाद शैली हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। मैथिली शरण गुप्त का चिरगांव में हुआ था जन्म, झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 15 या 16 वर्ष की आयु में उन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी थी और प्रारंभ में उन्होंने सबसे पहले वो क्या करते थे, ब्रज भाषा लिखते थे। फिर बाद में उनका जीवन लेखन कार्य चलता रहा, आजीवन मतलब लगातार, जो काफ़ी समय से। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने देश प्रेम की भावना जागृत करने का काम भी किया। राष्ट्र कवि के रूप में उनकी ख्याति सर्वविद है, मतलब सारी तरफ फैली हुई है। इनकी अधिकांश कृतियाँ भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रीयता चेतना के स्वर और संकेत भारत भारतीय यशोधरा उनकी काव्य कृतियाँ हैं। मतलब ये सारी उनकी खुद की लिखी गई काव्य कृतियाँ, मतलब यहाँ पे रचनाएं हैं जिसमें उन्होंने साकेत लिखी है, भारत भारती लिखी है और यशोधरा ही कह माँ एक कहानी का इसका अंश है। ठीक है, इनका जन्म आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर पूछ लेते हैं तो 1886 और दूसरा इसका मृत्यु लिखी है 1964, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज की कहानी में, आज की इस कविता में इतना ही। हम जल्दी ही मिलेंगे नई क्लास के लिए, साथ के साथ कहानी पढ़ते हुए हम इसके अभ्यास पत्र भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हमने 7th क्लास की पढ़ी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।